ईरान ऑब्जर्वर ने लिखी है कि बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट इन हैफा, वहां से, मेनी पीपल लीव इजराइल बिकॉज दे से दे नो लॉन्गर हैव ए फ्यूचर हियर। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि ये इजराइल से लोग जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां कोई फ्यूचर भविष्य नहीं, यहाँ पे यहां रहना बेकार है। ये इतनी बड़ी तेजावत साहब और भी अपडेट देंगे, लेकिन अब मैं बातचीत करूंगा। तेजावत साहब, आप और हमारे साथ फजील अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, मैं उन्हें भी ले लेता हूं स्क्रीन पे। फजील अहमद साहब भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो तेजावत साहब, देखिए मैं आप ही से शुरू करूंगा और उसके बाद फजील भाई के पास आऊंगा कि जिस तरह की बातें, मैं इजराइल से ही शुरू कर लेता हूं। जो लिखा है बीबीसी ने, जो हैफा में बैठे कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इजराइल, कह रहे हैं अब यहां तो कोई फ्यूचर नहीं। ये कितनी बड़ी डिफीट आप मानते हैं नेतन्याहू की, जो सिक्योरिटी के बारे में बहुत अपने आप को सुपर पावर मानते थे और लोगों को भरोसा देते थे, साहब तुम्हारी लाइफ बहुत सिक्योर है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो है वो डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। क्या लग रहा है आपको? ये दरअसल हमेशा जितने भी जो ताकतवर साम्राज्य होते हैं उनको ये मुगालता होता है कि वे बहुत मजबूत है, पर जब एक ईंट खिसकने लगती है तो पूरा का पूरा जो महल है वो भर भरा के गिर जाता है। और लंबे समय तक शोषण पर आधारित कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती है, और वही इजराइल के बारे में सच है। 1978 से पहले हम देखें कि वहां जो फिलिस्तीनियों का जो संघर्ष था वह आरंभ हुआ और उसने धीरे धीरे अपनी आवाज पकड़नी शुरू की। यासिर अराफात साहब थे, तब तक चीजें बहुत ही शांति से चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था और फिलिस्तीन की सरकार को भारत का भी समर्थन था, क्योंकि उनका जो था वो इतना हिंसक नहीं था आंदोलन। पर इजराइल ने उसे तवज्जो नहीं दी। क्या हुआ 1982 में और 84 के अराउंड, जब ट्यूनिशिया में जो पीएलए वहां से ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में वहां तो हालात और भी ज्यादा वो एग्रेशन वाले हो गए और उस पीएलए के स्थान का जो प्रतिस्थापन है वो दरअसल हिजबुल्लाह ने किया। अगर ईरान यही जारी रखता है, हमास का वो खात्मा करना चाहता है, तो ये उसका डे ड्रीम बनकर रहेगा, दिवा स्वप्न बनकर रहेगा। ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। और जितना वह शोषण या दमनकारी व्यवस्था का साथ देगा या उन टूल्स को अपनाएगा, मुझे लगता है कि विद्रोह उतने ही ताकतवर तरीके से वापस उभरेगा। और अभी हाल में चीन ने जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनको मदद पहुंचाने का भी ऐलान किया है। आरंभ में वह मानवीय मदद होगी, पर उन मानवीय मदद के बीच में अगर कुछ हथियारों का जखीरा भी आ जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग, क्योंकि वेस्ट ने यूक्रेन के संबंध में वही पॉलिटिक्स की, वह उनको हथियार दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो चीन और रूस वाला जो खेमा है वह भी उसी पॉलिटिक्स का वापस इस्तेमाल कर सकता है इसराइल के संदर्भ में। वह हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मजबूत करके वह कर सकता है। तो यह बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। दूसरा यह है कि खुद इसराइल की एक यूनिवर्सिटी ने एक अपना सर्वे किया था, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, कि वहां के जो इसराइल के लोग हैं वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, और वहां के 75% लोग, 75% लोगों ने यह स्वीकार किया कि अगर अमेरिका इस इलाके से, इस क्षेत्र से कहीं बाहर चला जाता है तो इसराइल को युद्ध तुरंत रोक लेना चाहिए। खुद 75%, वहां की मेजोरिटी 50% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल युद्ध बंद हो जाना चाहिए। तो इसराइल के लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये लंबे समय तक चले। और नेतन्याहू को अपनी पॉलिटिक्स, क्योंकि वो दरअसल एक एक्सट्रीमिस्ट या जो नेशनलिज्म वाली पॉलिटिक्स के वो आए हुए हैं, उनके भाई क्योंकि मारे गए थे एक ऑपरेशन के दौरान, तो उन्हीं के ये छोटे भाई हैं, उनके बड़े भाई, तो वो दरअसल नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से आते हैं और उसी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के कारण उनका जो पूरा सर्वाइवल है, उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल है, वह एग्रेशन पे और लड़ाइयों पे ही टिका हुआ है। तो नेतन्याहू की ये मजबूरी है और वहां इसराइल के लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। अमेरिका में भी जो
ज्यादातर लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये सारी लड़ाइयां कॉर्पोरेट्स के लिए की जा रही है। हमने इसी आप ही के चैनल पे हमने पहले भी चर्चा की थी कि दरअसल ये जो बड़े-बड़े जो बम बनाए जा रहे हैं, बंकर ब्लस्टर बम है या वो सारे ही बम हैं, वो एक तरीके से यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं और उसके बाद में उन्हीं सारे मुस्लिम ममालिक को बेचे जाएंगे कि देखिए हमने लेबनान में इनका इस्तेमाल कर चुके हैं, ये इस तरीके से सक्सेसफुल है। तो वो सारी चीजें तो एक तरीके से अमेरिका के लिए एक वो एक लेबोरेटरी बन गई है जो खासकर वेपन्स हैं, वेपन्स के टेस्टिंग की, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोग मर रहे हैं। ये इज़राइल चाहे कितनी भी वो जोर लगा ले, पर वह जो बड़े पैमाने पे जो मास किलिंग्स हो रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है, जिसमें बहुत सारी औरतें हैं, बच्चे हैं, है ना, बेकसूर लोग हैं, जो कि बाजार जा रहे हैं, आप उनमें टेजर में विस्फोट करके लोगों को मार रहे हैं, आधी रात को आप लोगों को मार रहे हैं, जबकि आपने उनको ठीक से चेतावनी तक नहीं दी है, उनको बताया तक नहीं है कि ये होने वाला, और उनमें से कितने ही बेकसूर लोग थे वो नहीं मारे जा रहे हैं। तो तेजावत जी, इनका इतना कहना हो। तेजावत जी, यही नहीं बल्कि उन्हें शेल्टर में जहां जाने के लिए कहा जाता है और जब वो शेल्टर शेल्टर कर दिया जाता है, ये हाँ, अफसोसनाक है। ये है। और आप देखिए ना, मुमताज साहब, आप देखिए कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उनमें मरने वालों की तादाद ज्यादातर लेबनान या इधर फिलिस्तीन के लोगों की ही ज्यादा है। तो जैसे अगर 1984 जो सबसे बड़ी लड़ाई रही है, खासकर लेबनान और इसराइल के बीच में, तो उसमें 20,000 लोग मरे थे। 20,000 लोग, 20,000 मुस्लिम भाई मरे थे, और उनके बदले में खाली कोई 650 ज्यूस मरे थे। मैं ज्यूस और मुस्लिम दोनों इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यह दरअसल दो सभ्यताओं की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और इसे हमें मानना पड़ेगा। जहां इस्लाम एक तरीके से इक्वलिटी और उन सब चीजों में यकीन करता है, वह इस्लामिक भाईचारे में यकीन करता है, और खासकर नेशनलिज्म से भी ऊपर अगर आप जो खासकर जो इस्लामिक ब्रदरहुड की अगर आप बात करें तो उसके पीछे कुछ खास प्रिंसिपल्स हैं। वहीं अगर आप दूसरे ज्यूस या क्रिश्चियन अगर उस सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो बेसिकली वहां पे उसका जो नया मॉडर्न जो फॉर्म है, और वो है उसमें वो दरअसल पैसा कमाने और खासकर जो पूंजीवाद के जो बेसिक्स हैं वो रिलीजन के आवरण में आ रहे हैं। तो ये दोनों रिलीजन में ये फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जहां इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं प्रिंसिपल बेस्ड हैं, तो वो मानना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ये मतलब इसको क्या कहें, दुर्भाग्य ही कहेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र हैं वो उस तरीके से टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, पर यह लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हुई है जहां बिना टेक्नोलॉजी के ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराया गया है। तो देखते हैं, तो एक तरीके से भले ही दोनों ही सेमेटिक रिलीजन है, चाहे वो जीडिज्म हो या चाहे इस्लाम हो, दोनों ही सेमेटिक रिलीजन है, दोनों का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, पर उसके बाद में दोनों की विचारधाराओं में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो वही हमें देखने को मिल रहा है इस पूरी लड़ाई में। तो ये एक तरीके जी से बिल्कुल सिविलाइजेशंस का